हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 3 है, जिसमें आज हम लोग रिवर्सिबल वर्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको इरिवर्सिबल वर्क के बारे में बताया था, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल अगर आपको नहीं पता है तो आपको थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर फर्स्ट देखना होगा, जिसमें मैंने आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क के बारे में बताया था, मतलब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम लोग जो है रिवर्सिबल वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इरिवर्सिबल वर्क जो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे होता है। कोई भी प्रोसेस इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल कैसे कैसे पहचानेंगे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कोई वर्क होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल वर्क, और वेरिएबल प्रेशर पे जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल वर्क। तो इरिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। वर्क का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, क्योंकि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे वर्क होता था। कहाँ पर? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में। ये कौन सा प्रोसेस का है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये किसका वर्क है? इरिवर्सिबल वर्क है ये। ठीक है, इसके बारे में मैंने टोटल डिस्कस किया था और बहुत सारा मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था पिछले वीडियो में, थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 2 में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिवर्सिबल वर्क के बारे में। तो रिवर्सिबल वर्क क्या होता है? इसमें जो है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है, यहाँ पर जो है वेरिएबल प्रेशर होता है। तो ये तो फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर प्रेशर क्या होता है? ये जो पी एक्सटर्नल होता है ये आपका वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल, मतलब चेंज होता रहता है। ठीक है, लगातार क्या होता है? चेंज होता रहता है। मैंने आपको वो प्रोसेस डिटेल में बताया था। ठीक है, तो लगातार जो है प्रेशर यहाँ पर जो है चेंज होता रहता है। तो ये फार्मूला तो यहाँ पर यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का पूरा लेक्चर जो है वर्क पे होने वाला है, और रिवर्सिबल वर्क आपको निकालना सिखाएंगे। और जितने भी तरह का जो मतलब वैरायटी हो सकता है, जितने भी तरह का प्रोसेस का वर्क हो सकता है, सारा हम आपको जो है कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखाएंगे। मेनली हम लोग का डिस्कशन जो है आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क निकालना सिखाएंगे। बहुत सारा मतलब आज जो है लंबा वीडियो होने वाला है, तो आपको सीपी सीवी कैलकुलेट कैसे करते हैं, गामा कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारा जो फंडा आपको जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से कॉपी पेन निकाल लेंगे और लेक्चर को देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो रिवर्सिबल वर्क क्या होता है? तो मतलब वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर पे होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पर नहीं यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। ठीक है, अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में आपको रिवर्सिबल वर्क भी कैलकुलेट करना सिखा दिया था, वो ग्राफ से। कैसे? जैसे देखिए, ये ग्राफ मैंने आपको बताया था। अगर पीवी ग्राफ आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इसका मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था एक लेटेस्ट। ठीक है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व सपोज है ये। ठीक है, इसका हमको वर्क डन निकालना है। कौन सा प्रोसेस है हमको पता नहीं है, लेकिन अगर हमको वर्क डन निकालना होता था तो हम क्या करते थे? एरिया अंडर कर्व निकालते थे, एरिया अंडर पीवी कर्व निकालते थे, और वही हमारा क्या हो जाता था? वर्क डन। जैसे इसके अंडर का हम लोग क्या निकालते थे? एरिया। ये जो है इसके अंडर का जो एरिया होगा वही हमारा क्या दे देगा? वर्क डन दे देगा। ठीक है, तो ये बताइए, ये कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क हो रहा है कि वेरिएबल है? प्रेशर जो है चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ध्यान से देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो है कुछ और प्रेशर है, यहाँ पर कुछ और प्रेशर है, यहाँ पर कुछ और प्रेशर है, यहाँ पर कुछ और प्रेशर है। देखिए, प्रेशर जो है लगातार कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? यहाँ पर जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कौन सा वर्क था? ये हमारा रिवर्सिबल वर्क था। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में ये करवा दिया था। ठीक है, तो ये जो है ये भी हमारा रिवर्सिबल वर्क है। बट हम लोग अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व दिया रहेगा तो इसके अंडर का हम लोग एरिया निकाल लेंगे, सिंपल हमारा जो है वर्क निकल जाता है। बट अगर आपको कर्व नहीं दिया है और फिर आपको रिवर्सिबल वर्क निकालने के लिए बोल रहा है, तब कैसे करेंगे? उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस में हम लोग वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारा हम लोग जो है अभी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपको वर्क का, अगर कोई भी आपको वर्क से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो आज ये आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। सारा वर्क का आप लोग सवाल सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है? ज़्यादातर आप लोग अगर जो ड्रॉपर होंगे वो थर्मोडायनेमिक्स अगर आप लोग मतलब पढ़ भी लिए होंगे या 11th में भी हैं, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए हैं, बट अगर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला आप लोग लगा देते हैं। आप ये नहीं पता करते हैं कि रिवर्सिबल वर्क है या इरिवर्सिबल वर्क है, डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, और कभी कभार आंसर आपका गलत आ जाता है। कभी कभार सही भी आता होगा, कभी कभार गलत आ जाता है, तो आपको लगता है कि ये जो मतलब आप सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है। ऐसा नहीं होता है। आप जो है फॉर्मूला ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आप ये नहीं देखते हैं कि रिवर्सिबल वर्क है या इरिवर्सिबल वर्क है। ठीक है, उसके रेस्पेक्टिव हमको जो है फॉर्मूला का यूज करना होता है।
तो यहाँ पर हम लोग जो है अभी रिवर्सिबल वर्क अभी कैलकुलेट करना आपको सिखाते हैं। इसके लिए क्या एक फॉर्मूला होगा जो जिससे हम लोग क्या करेंगे रिवर्सिबल वर्क निकाल पाएंगे सभी प्रोसेस का, और सभी प्रोसेस का अलग अलग फॉर्मूला होता है, वो भी हम लोग जो है डिराइव करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर वेरी कर रहा है और आपको पता है एरिया अंडर कर्व जो होगा हमको वर्क देगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे देखिए फिजिक्स में आप ये फंडा सीख गए होंगे कि छोटा सा स्ट्रिप हम क्या करते हैं यहाँ पर काटते हैं, क्या करेंगे, छोटा सा एक स्ट्रिप लेंगे। ये फिजिक्स में आप लोग जो है ये बहुत बार ये जो है कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा स्ट्रिप के लिए यहाँ पर जो प्रेशर होगा इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, ये छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पर जो है मैंने काट लिया और इसके लिए जो प्रेशर क्या होगा एक्सटर्नल होगा, मतलब प्रेशर क्या होगा कांस्टेंट होगा। और यहाँ पर जो है स्मॉल वॉल्यूम क्या ले लिए, डीवी, स्मॉल वॉल्यूम क्या लिए, डीवी ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी तरह का छोटा छोटा स्ट्रिप काटते जाएंगे और सबको जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। और ये जो एरिया होगा वही क्या होगा, हमारा वर्क डन होगा। और ये क्या है, कौन सा प्रोसेस है, देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस है। लगातार जो है प्रेशर क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर अगर दिया रहेगा तो समझ जाएंगे कि रिवर्सिबल वर्क है, तुरंत फॉर्मूला लगा देंगे, वर्क बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। बट अगर दिया रहेगा आपका वेरिएबल प्रेशर, वेरिएबल प्रेशर दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा सा एक स्ट्रिप काटेंगे। आपको ये एग्जाम में नहीं करना है, आपको मैं डेरिवेशन बस बता रहा हूँ। ठीक है, तो छोटा सा यहाँ पर स्ट्रिप काटेंगे, उसके लिए हम क्या मान लिए, प्रेशर कांस्टेंट मान लिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा ये छोटा सा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। इस तरह फिजिक्स में लेते हैं। अभी तक तो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे क्योंकि साल का आखिरी चल रहा है तो आप पूरा लगभग फिजिक्स पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डीबी जो है क्या हो गया, इसका स्मॉल वॉल्यूम हो गया। तो जो वर्क का जो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए, और छोटा सा स्ट्रिप काट के देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, छोटा सा स्ट्रिप काटेंगे और सबको जोड़ देंगे। और हम लोग मैथ में जोड़ने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन करना। जोड़ने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन करना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा पी एक्सटर्नल इंटू क्या हो जाएगा, डीवी। देखिए वॉल्यूम क्या है, डीवी है, स्मॉल वॉल्यूम। और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, इसको वॉल्यूम मान लेते हैं V1, यहाँ पर मान लेते हैं V2। तो V1 से लेके V2 तक क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यही हमारा निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है आपका वर्क डन निकल के आ जाएगा। ये वाला जो बच्चा फार्मूला है, ये वाला जो हमारा फार्मूला है, ये हमारा 100% सही होता है। ये फार्मूला जो हमारा है 100% सही होता है। और इसी फार्मूला से ये वाला फार्मूला आपका जो है आया हुआ है। कैसे आया हुआ है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर ये किसके लिए है, ये हमारा जो है सभी प्रोसेस के लिए वैसे बोल सकते हैं। ये अभी हम लोग पार्टिकुलरली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डिराइव किए हैं। किसके लिए है ये, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यहीं से ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, तो देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है बच्चा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में सर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होता है। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे वर्क होता है। ये जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है ये हमारा कांस्टेंट होता है, बस एक चेंज होता है, यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और आपको पता है बेसिक इंटीग्रेशन आपको आता होगा, जो यहाँ पर कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं। तो माइनस पी एक्सटर्नल को हम लोग क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। माइनस तो पहले से बाहर था और इसको इंटीग्रेट करेंगे V1 से V2। और dV का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, V होता है, क्या होता है, तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल। और यहाँ पर जो dV का इंटीग्रेशन क्या होता है, V। और इसको V1 से V2 तक क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करके क्या आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल। और ये आ जाएगा आपका V2 अपर लिमिट माइनस V1 लोअर लिमिट। और इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो आ गया हमारा P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो ये वाला जो फॉर्मूला आया है आपका, ये यहीं से आया। देखिए देखिए मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा 100% हमारा करेक्ट होता है, 100% हमारा सही होता है। और यहीं से ये वाला फॉर्मूला जो होता है हमारा डिराइव होता है। तो पिछले वीडियो में इसका डेरिवेशन नहीं बताए थे, मतलब बताए थे, तो यहाँ से भी आपको डिराइव करके यहाँ पर जो आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर प्रेशर वेरी कर रहा था। प्रेशर क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था। कांस्टेंट प्रेशर नहीं था, कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है वेरी कर रहा था। तो छोटा सा मैंने यहाँ पर स्ट्रिप काट लिया, जिसका उसके लिए हम प्रेशर को कांस्टेंट मान सकते हैं। छोटा सा स्ट्रिप काटे हैं तो इतने मतलब इतने स्ट्रिप के लिए क्या मान लिया, प्रेशर कांस्टेंट मान लिया। देखिए इसके लिए बस प्रेशर क्या मान लिया, हम कांस्टेंट मान लिए। और यहाँ पर dV क्या हो गया, इसका छोटा सा स्ट्रिप का वॉल्यूम हो गया। और छोटा सा स्ट्रिप ऐसे ही हर जगह काटेंगे। देखिए हर जगह छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पर काटेंगे,
देखिए यहाँ भी छोटा सा स्ट्रिप काट लेंगे, यहाँ पर भी छोटा सा स्ट्रिप काट लेंगे, ठीक है, हर जगह छोटा छोटा स्ट्रिप काट लेंगे और सबको जोड़ देंगे। और जोड़ने का मतलब क्या होता है बच्चा, इंटीग्रेशन होता है। तो ये फार्मूला हमेशा वैलिड है, ये फार्मूला हमेशा वैलिड है और इसी से जो है हम लोग क्या करेंगे, वर्क कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट प्रोसेस का। ठीक है, ये समझ में आया। और यहाँ से देखिए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर था किसके लिए, इरिवर्सिबल वर्क का फार्मूला देखिए ड्राइव कर दिए, यही से कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होता है। कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे और ये डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V2 से V1 करेंगे, यहाँ से जो फार्मूला हो जाएगा पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, इसको करेंगे नोट। उसके बाद हम लोग डिफरेंट प्रोसेस के लिए जो है वर्क डन, रिवर्सिबल वर्क जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, किसके लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसके बारे में। तो आपको पता है जो रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सर वर्क का फॉर्मूला हो जाता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू हमारा क्या हो जाता है, डेल्टा V हो जाता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये किसका होता है, इरिवर्सिबल का। रिवर्सिबल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा और V1 से V2 हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पर dV आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dV आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल वर्क का क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमको निकालना है किसके लिए, हमको निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें आइडियल गैस भरा हुआ है। क्या है, आइडियल गैस भरा हुआ है। ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है, डेरिवेशन आपको वैसे याद नहीं रखना है। फाइनली आपको जो है डेरिवेशन, वैसे डेरिवेशन भी आसान है, तो डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है और उसी से सवाल आपका बनेगा। डेरिवेशन अगर आप लोग देखेंगे तो आपसे इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, सवाल सॉल्व करने का आपको जो है तरीका भी इससे पता चलेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, ये हमारे पास पिस्टन है, ठीक है, और इसमें क्या भरा हुआ है, आइडियल गैस भरा हुआ है। आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होता है, यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, धीरे धीरे मान लीजिए, मतलब ये स्टोन का जो है पीसेज यहाँ पर डालते हैं, धीरे धीरे डालते रहते हैं, और ये क्या होता है, ये पिस्टन क्या होता है, नीचे जाता रहता है, नीचे जाएगा वॉल्यूम कम होगा, ये सब मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, नीचे जाएगा क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, मतलब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, फिर नीचे वाला ऊपर वाले प्रेशर के बराबर हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और स्टोन यहाँ पर डालते हैं, फिर क्या होगा, ये पिस्टन थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर अंदर वाला प्रेशर क्या होगा, बाहर वाले प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह क्या होता है, धीरे 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 मल्टी स्टेप में क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर रहता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है किसी भी टाइम पे हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जो वर्क का फॉर्मूला है इसको हम ये लिख सकते हैं, वर्क बराबर माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2, और P एक्सटर्नल के जगह पे P इंटरनल लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, P एक्सटर्नल के जगह पे P इंटरनल लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि P एक्सटर्नल और P इंटरनल प्रेशर, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर लगभग बराबर होता है। ठीक है, और किसी भी टाइम पे आप इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं, मल्टी स्टेप में प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, और बताइए अंदर में क्या भरा हुआ है, सर अभी आप बताए, अंदर में भरा हुआ है हमारे पास आइडियल गैस। क्या भरा हुआ है, आइडियल गैस। और आइडियल गैस का आपको जो है फॉर्मूला पता होगा, कितना सिंपल है, PV बराबर nRT, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। और देखिए P के जगह पे P इंटरनल, क्योंकि अंदर में आइडियल गैस भरा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग P का रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है यहाँ पे। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, T क्या होता है, कांस्टेंट।
कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है वर्क हो रहा है। तो यहाँ से देखिए तो पी इंटरनल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पी इंटरनल का यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा nRT/V, और ये पी इंटरनल का वैल्यू जो है यहाँ पर जो है हम लोग पुट कर देंगे। कुछ नहीं किए हैं, पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल के बराबर लिख दिए हैं, क्योंकि रिवर्सिबल वर्क में क्या होता है तो पी एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर लगभग बराबर होता है, और अंदर में भरा हुआ है आइडियल गैस, तो यूज कर दिया आइडियल गैस इक्वेशन। और पी इंटरनल का वैल्यू क्या आ गया nRT/V। यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, और टेम्परेचर तो हमारा कॉन्स्टेंट ही है, बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, धीमे धीमे चल रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे उसका। तो यहाँ से हमारे पास वर्क आ जाएगा इंटीग्रेशन V1 से V2। ठीक है, पी इंटरनल वैल्यू कितना है nRT/V, और यहाँ पर हमारे पास क्या है dV। यहाँ से क्या आ जाएगा वर्क बराबर माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस V1 से V2, और देखिए nRT तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा dV/V। V और dV देखिए सेम क्वांटिटी है, इसको एक साथ लिख लिए। ठीक है, nRT देखिए n हमारा क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, r क्या होता है गैस कांस्टेंट, और T हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये क्या हो गया, वर्क का यहाँ पर क्या आ गया माइनस nRT, और इंटीग्रेशन होगा V1 से V2 और dV/V। और आपको पता है dV/V क्या होता है, ये सिंपल इंटीग्रेशन आपको पता होगा, ये हमारा क्या होता है ln V होता है। क्या होता है ln V होता है, तो ये हो जाएगा माइनस nRT, और क्या हो जाएगा ln V, और इंटीग्रेशन लिमिट लगा दीजिए V2 V1, V1 से V2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वर्क का हमारे पास आ जाएगा माइनस nRT, और यह आ जाएगा ln V2 माइनस ln V1। ये होता है ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, और इसी को चेंज करेंगे तो हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा, वो वर्क हमारे पास आ जाएगा माइनस nRT, और देखिए ln V2 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं ln, देखिए log A माइनस log B क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म हुआ है, पूरा लॉग का कहानी मैंने आपको वहाँ पर बताया है। तो देखिए ln के टर्म्स में है तो ln V2 माइनस ln V1। देखिए ln V2 माइनस ln V1 क्या होता है ln V2/V1। क्या होता है ln V2/V1। log A माइनस log B क्या होता है log A/log B। तो क्या हो जाएगा ln V2/V1। ये हमारा आ गया वर्क का फॉर्मूला इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। कितना आसान है, मैंने पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल पुट किया, बिकॉज पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल, किस में रिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमेशा अचीव होता रहता है। तो छोटा छोटा स्टोन का यहाँ पर हम जो है पीसेज यहाँ पर डालते जाएंगे, प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, उसके बाद फिर पिस्टन नीचे आएगा, और नीचे पिस्टन नीचे आएगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ेगा, फिर अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, फिर थोड़ा सा स्टोन का यहाँ पर जो है पीसेज डालेंगे, फिर थोड़ा सा प्रेशर बाहर का ज़्यादा होगा, फिर नीचे आएगा, फिर अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ रहे बात। तो अंदर में भरा है आइडियल गैस, तो पी इंटरनल को हम लोग लिख लिए nRT/V, और यहाँ पर पुट कर दिया, और इसको क्या करिए nRT को हम लोग जो है बाहर ले लिए, कांस्टेंट है, n कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, r गैस कांस्टेंट, और t हमारा वैसे ही कांस्टेंट है क्योंकि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, और यहाँ पर dV/V का क्या होता है ln V होता है। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व किए, माइनस nRT ln V2/V1, क्योंकि log A माइनस log B क्या होता है log मतलब A/B होता है। ठीक है, इसको नोट करेंगे, उसके बाद और बताते हैं कुछ इसके बारे में, डिफरेंट फॉर्मूला इसके बारे में जो है आपको बताते हैं। ठीक है, ln को अगर आपको log में चेंज करना होता है तो क्या करना पड़ता है, ये सब मैंने आपको बताया था। हमारा क्या फॉर्मूला आ गया है, वर्क का हमारा फॉर्मूला आ गया है माइनस nRT ln V2/V1। एक तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया। हमको क्या करना है, तो ln को log में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ता है 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस 2.303 nRT log, इस बार क्या आ जाएगा log मतलब बेस 10 होता है इसका V2/V1, और इसको सॉल्व करना आसान है। इसका ln ये नेचुरल लॉग है, इसका बेस क्या होता है ई होता है। ये दूसरा फार्मूला हमारा हो गया लॉग के टर्म्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम है
तो प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ पर V2/V1 है, तो प्रेशर क्या आ जाएगा, P1/P2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो V2/V1 है तो क्या आ जाएगा, P1/P2, और कुछ चेंज नहीं होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, -2.303 nRT log base 10, और यहाँ पे आ जाएगा P1/P2। तो प्रेशर अगर दिया रहेगा तो हम लोग यूज़ करेंगे P1/P2, प्रेशर हमको दिया रहेगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, P1/P2। अच्छा बताइए, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो एक लॉ हम लोग यूज़ करते थे, बॉयल्स लॉ। क्या, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और ये कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ। ठीक है, मतलब क्या लिख सकते हैं, P1/V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये भी इससे आएगा तो क्या आ जाएगा, P1/V1 इक्वल टू, मतलब या PV इक्वल टू सिंपल कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो यहीं से लिख सकते हैं P1/V1 इज इक्वल टू P2/V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो P1/V1 भी लिख सकते हैं, और देखिए आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। देखिए तो nRT के जगह पे PV लिख सकते हैं कि नहीं, या P1/V1 लिख सकते हैं कि नहीं, या P2/V2 भी लिख सकते हैं। nRT के जगह पे देखिए, nRT के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वर्क का और फार्मूला क्या आ सकता है, -2.303 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, nRT के जगह पे क्या आ जाएगा, P1/V1, या कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं, log base 10 V2/V1, प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर nRT अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया है तो क्या कर सकते हैं, P1/V1 दिया हुआ है तो लिख सकते हैं यहाँ पर P1/V1 के टर्म्स में, या वर्क का फार्मूला ये भी लिख सकते हैं P2/V2 के टर्म्स में भी, -2.303 P2/V2, क्योंकि P1/V1 बराबर P2/V2 बॉयल्स लॉ, log base 10 V2/V1। और सेम फार्मूला को आप प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं ना, सेम फार्मूला को यहाँ पर जो है यही P1/V1 P2/V2 रहने दीजिए, और यहाँ पर प्रेशर जो है P1/P2 लिख दीजिए। ठीक है, तो कोई भी फार्मूला अगर आपको इस तरह का वेरिएशन अगर आपको देगा तो आप जो है आराम से इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इस पर मैं अभी ज़्यादा सवाल अभी नहीं करवाऊंगा। ठीक है, आपको एडियाबैटिक प्रोसेस का थोड़ा सवाल आज करवा देंगे, क्योंकि वैसे ही लंबा वीडियो आज होगा। तो जब हम लोग अगला वीडियो में जो है वर्क, जब हम लोग मतलब फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, तो फर्स्ट लॉ में आपको जो है बहुत सारा मैं क्वेश्चन वहाँ पर जो है करवा दूंगा। ठीक है, कि फर्स्ट लॉ में अगर आप वर्क तो आपको आ गया, फर्स्ट लॉ में वहाँ पर इंटरनल एनर्जी आपको थोड़ा सा बता देंगे, उसके बाद हम सारा जो है वर्क का कैलकुलेशन वहाँ पर जो है करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो देखिए वर्क का फॉर्मूला सिंपल सा आपका जो है क्या आ गया था, W बराबर -nRT ln V2/V1। इसी को जो है ln को चेंज करेंगे लॉग में, log base 10। ठीक है, इसमें अगर चेंज करेंगे तो -2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया V2/V1 को P1/P2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। उसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए हमको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब बॉयल्स लॉ, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये बॉयल्स लॉ होता है। तो क्या लिख सकते हैं, PV बराबर क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट, मतलब P1/V1 बराबर P2/V2। ठीक है, तो यहाँ पर nRT के जगह पे P1/V1 भी लिख सकते हैं, बिकॉज PV बराबर nRT, आइडियल गैस। ठीक है, देखिए वैसे हम लोग जो है वर्क का कैलकुलेशन जब तक हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे ना, तब तक हम लोग सिर्फ आइडियल गैस के बारे में चर्चा करेंगे, और गैस के बारे में ही हम लोग चर्चा करते हैं, और उससे आगे बढ़ेंगे एंथैल्पी वगैरह पढ़ेंगे, एंट्रोपी वगैरह पढ़ेंगे, और हेस लॉ सब में जाएंगे। अगर वो मतलब बोलते हैं उसको, मतलब थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ेंगे, वो थर्मोकेमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ने जाएंगे, ठीक है, उसमें हम लोग जो है ज़्यादा केमिकल रिएक्शन सब के बारे में जो है बात करते हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट लॉ तक जो है हम लोग सिर्फ गैस के बारे में बात करेंगे, और केमिस्ट्री में हम लोग गैस का ही वर्क जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, गैस के बारे में ही हम लोग चर्चा करते हैं, गैस का इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे, एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारा फार्मूला आपके पास हो गया, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग जो है हीट पे चलते हैं, थोड़ा हीट के बारे में आपको बताते हैं। चलिए, तो हमारा ये जो है वर्क का कैलकुलेशन हम लोग कर लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, अभी हमारा मेन है एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क कैलकुलेट करने से पहले आपको कुछ टर्म जानना पड़ेगा, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स, तो उसमें भी आपको बताया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं आपको डिटेल में अभी बताने वाला हूँ सारा। ठीक है, तो हीट के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है
CP CB जो है डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद गामा कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग जाके एडियाबैटिक वर्क जो है कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। अभी पहले हम लोग हीट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, हीट के बारे में वैसे मैं आपको फर्स्ट लॉ में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, वहाँ अगला वीडियो में। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। हीट क्या होता है? हीट क्या होता है? हीट सिंपल सा कुछ नहीं होता है। आप लोग बच्चों ने पढ़े होंगे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ वार्म। वो सब तो बच्चा वाला डिफिनेशन हो गया। एक डिफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे। एनर्जी होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। और हीट को हम लोग जो है क्यू से डिनोट करते हैं। किससे? इट इज डिनोटेड बाय क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से भी आप डिनोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर कैपिटल क्यू से जो है डिनोट करूँगा, और कभी कभार स्मॉल क्यू से भी कर देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों से हम लोग जो है हीट को डिनोट करते हैं। चलिए, अब जो है हीट का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, Q बराबर MS dt या डेल्टा टी। ठीक है, MS डेल्टा टी हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो S है ये हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। ठीक है, S हमारा क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसको हम लोग जो है आज से हम लोग जो है इसको C लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि हर जगह जो है C से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है Q का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये हो जाएगा MC और डेल्टा टी। ठीक है, dt क्या हो गया? स्मॉल चेंज के लिए डेल्टा टी क्या हो गया? T2 माइनस T1। ठीक है, लार्ज चेंज जब रहता है तो डेल्टा टी हम लोग लिखते हैं, स्मॉल चेंज के लिए यहाँ पर dt लिखे। तो Q क्या हो गया? हीट है, और हीट का फॉर्मूला MC डेल्टा टी। C क्या है हमारा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, S के जगह पर यहाँ पर हम जो है अभी से C से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अभी का टॉपिक है वही मेन टॉपिक हमारा क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है उसके बारे में हम लोग जो है जानने का प्रयास करेंगे। टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसका आप लोग डिफिनेशन भी पढ़े होंगे बचपन में। क्या था डिफिनेशन? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, लिख देते हैं एक बार, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 डिग्री सेल्सियस, by 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी वस्तु को ठीक है, जो 1 ग्राम का हो और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, जितना भी हम लोग हीट देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी भी 1 ग्राम के वस्तु को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। बहुत आसान है, यहाँ से हम लोग फार्मूला भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, C का फार्मूला क्या हो जाएगा? C का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा Q अपॉन M डेल्टा टी। Q अपॉन M डेल्टा टी, और डिफिनीशन यहाँ से भी क्लियर है। देखिए, जितना हीट लगेगा, यहाँ पर देखिए, जितना हीट लगेगा ये Q है। ठीक है, ये थीटा नहीं है, Q है। ये जितना हीट लगेगा यूनिट मास को यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ठीक है, जितना हीट लगेगा 1 kg मास, मतलब 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे आपको बताते हैं। समझ में आ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। हीट क्या है? हीट का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग हीट बोलते हैं। ठीक है, और अभी हम लोग पढ़े हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? किसी भी 1 kg के
अगर एच के जी मतलब 1 ग्राम का अगर वस्तु होगा, उसको 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाना होगा, जितना हम लोग हीट सप्लाई करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे, उस हीट को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे आपको पता होगा, याद किए होंगे बचपन में, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है? 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यही होता है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम के वस्तु को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4.2 जूल एनर्जी देना पड़ता है, 4.2 जूल एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा? तो सेम डिफिनेशन लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सबस्टांस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लास्ट में क्या लगा देंगे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं CV से, क्या लिखते हैं? CV से, क्या लिखते हैं? CV, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सबस्टांस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड CV, ठीक है। तो क्या करेंगे? हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन m डेल्टा T, यही होगा CV, यही है हमारा CV, ठीक है। उसी तरह क्या होगा? उसी तरह हमारा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम लोग लिखते हैं CP, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? CP बोलते हैं उसको। तो CP क्या हो जाएगा? हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन m डेल्टा T, यही होगा। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सबस्टांस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। सेम डिफिनेशन है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? तो CP आ जाएगा, देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे अगर होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा डिफिनेशन में, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आ जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा? हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये होता है CP, ये होता है CV, ठीक है। इसको करेंगे नोट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो CP CV आप लोग अभी तक जानते होंगे, वो ये CP CV नहीं है, ठीक है, वो मोलर होता है, ठीक है। उसके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं हम लोग। ये क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों में आपको रिलेशन ही बता देंगे क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है बस। एग्जाम में अगर क्वेश्चन कभी आ गया तो आप लोग जो है सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर का मतलब क्या हो गया? 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। मोलर का मतलब क्या हो जाता है? हम लोग क्या करते हैं? तो 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। मोलर का मतलब क्या होता है? हम लोग 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। तो सेम हो जाएगा, डिफिनेशन क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सबस्टांस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम के जगह पे 1 मोल हो जाएगा, 1 ग्राम के जगह पे 1 मोल हो जाएगा, और फार्मूला में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, थोड़ा CM, मतलब मोलर है, ये क्या है? मोलर है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? हीट सप्लाई, ठीक है। कितना हीट सप्लाई करेंगे? 1 मोल सबस्टांस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। आसान है, ठीक है। उसी तरह अब इंपॉर्टेंट है, अब हमारा आएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम लोग लिखते हैं CMV, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या होगा? हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन, देखिए मोलर है तो नंबर ऑफ मोल्स, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्राम आता था यहाँ पर नीचे में,
मतलब मास आता था वहाँ पे, तो मास क्या लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। 1 ग्राम मास के लिए यहाँ पर 1 मोल के लिए लेंगे और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। आसान है, एक बार आप लोग समझ जाएंगे उसके बाद आसान हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर के लिए तो सेम फार्मूला हो जाएगा। डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि मोलर है, ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। फार्मूला सिंपल सा हमारा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सी एम मोलर है और ये पी, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। तो फार्मूला हो जाएगा हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स मतलब 1 मोल के लिए, इनटू यहाँ पर जो है डेल्टा टी, ठीक है। ये CM भी और ये CMP जो हम लोग लिखे हैं, या CPM भी लिखते हैं, CBM भी लिखते हैं, इसका हमको जो है ज़्यादा यहाँ पर जो है हम मतलब काम है हमको, ठीक है। इसका यहाँ पर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और दोनों में रिलेशन क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं आपको। इसको हम लोग कैपिटल, मतलब यहाँ पर जो अगर आपको CP कहीं पर लिखा रहेगा तो ये मोलर ही रहता है, ज़्यादातर आपको दिया रहेगा, ठीक है। या आपको कैपिटल CP या स्मॉल CP दिया रहेगा इस तरह से। तो ये जो हमारा होता है CP और ये जो हमारा होता है CB, ठीक है। और ये जो हमारा होता है CPM या MP लिखते हैं, या PM मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, CMP लिख देते हैं। चलिए, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, इस तरह से। तो इसको कैपिटल CP भी लिखा जाता है। इसको क्या लिखते हैं, इस तरह के तरीके से, इसको कैपिटल CP और इसको कैपिटल CB और इसको स्मॉल CP और इसको स्मॉल CB। इसको क्या लिखते हैं, स्मॉल CP, इसको बोलते हैं स्मॉल CB, ठीक है। दोनों में आपको रिलेशन पूछेगा। देखिए रिलेशन क्या है, अच्छा बताइए, आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर मानते हैं किसी का, सपोज मान लेते हैं CP या किसी का CP या CB, किसी का मान लेते हैं सपोज, मतलब मान लेते हैं किसका, N2 का, ये N2 गैस है, ठीक है। इसका CP सपोज दिया हुआ है Y, क्या दिया हुआ है, Y दिया हुआ है। इसका CP कितना दिया हुआ है, Y दिया है, ठीक है। तो इसका स्मॉल CP Y है, तो इसका कैपिटल CP क्या होगा। अच्छा बताइए, यहाँ पर इसका CP जो है नाइट्रोजन गैस का CP Y है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1 ग्राम नाइट्रोजन गैस अगर हम लोग लेंगे, 1 ग्राम नाइट्रोजन गैस लेंगे और इसको जो है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जितना हीट लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे CP, और वो हमारा कितना दिया हुआ है, Y दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बताइए, तो अगर हमको नाइट्रोजन गैस का कैपिटल CP निकालना है तो क्या होगा, कैपिटल CP मतलब 1 मोल के लिए, कितना के लिए, 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 मोल में कितना इसका मास आ जाएगा। देखिए तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन बराबर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 ग्राम N2 गैस, या 28 ग्राम मतलब क्या है, मोलर मास है ना, मोलर मास मतलब 1 मोल में 28 ग्राम होता है ना। तो 1 मोल मतलब 28 ग्राम N2 गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कैपिटल CP। तो बताइए इसमें और इसमें रिलेशन क्या आ गया, इसमें और इसमें रिलेशन क्या आ गया। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 ग्राम के लिए और यहाँ पर 28 ग्राम के लिए, मतलब इसको अगर 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अगर 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि ये 1 ग्राम के लिए डिफाइन है और ये 28 ग्राम के लिए डिफाइन है, मतलब ये 1 मोल के लिए डिफाइन है। मतलब अगर इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, देखिए ध्यान से सुनेंगे, रिलेशन यहाँ से आ गया C या कैपिटल CP बराबर हो जाएगा, या इस तरह से हम लिख देते हैं CMP या कैपिटल CP इसको लिखते हैं, बराबर हो जाएगा मोलर मास, ठीक है, टाइम्स ऑफ स्मॉल CP, ये हो जाएगा। उसी तरह CB का भी लिख सकते हैं, CMV बराबर मोलर मास टाइम्स ऑफ कैपिटल स्मॉल CP, ठीक है। या तो आप इसको जो है
CMV लिखिए या कैपिटल CP या कैपिटल CV लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। अगर आपको CP/CV मिलेगा तो यही मोलर वाला ही ज़्यादातर दिया रहता है, पर मैंने आपको रिलेशन ये भी बता दिया कि क्या होता है, ये जो स्मॉल CP होता है ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये 1 ग्राम के लिए डिफाइन है, ये 1 मोल के लिए डिफाइन है, तो इसीलिए नाइट्रोजन के 1 मोल में 28 ग्राम आएगा, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, इसके मोलर मास से 1 को देखिए ना 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CP बराबर 28 इंटू ये क्या, ये 1 ग्राम के लिए है, इंटू क्या हो जाएगा, ये CP। इसीलिए क्या आ गया रिलेशन, CMP बराबर क्या हो जाएगा, M टाइम्स ऑफ CP, और CMV बराबर क्या आ जाएगा, M टाइम्स ऑफ CV, ठीक है। या कैपिटल CP बराबर M टाइम्स ऑफ स्मॉल CP, और कैपिटल CV बराबर M टाइम्स ऑफ स्मॉल CV। कैपिटल CV इसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, मोलर वाले टर्म को। ये क्या है, मोलर वाला है, ये क्या है, मोलर, ये सब है मोलर वाला, ठीक है। आई होप आपको रिलेशन यहाँ पर जो है समझ में आया होगा, ठीक है, इसको नोट करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चलिए देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो वैल्यू होता है वो 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको यहाँ पर बता दें, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर बात करेंगे, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, Q सप्लाइड अपॉन M डेल्टा T, ठीक है। अब बताइए, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट कहने का मतलब डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा T हमारा क्या होता है, 0। अगर देखिए नीचे वाला टर्म आ गया हमारा 0, तो C हमारा तो हो गया इन्फिनिटी, C हमारा क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया, C हमारा क्या हो गया, इन्फिनाइट। तो इसीलिए आपको क्या बताया, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये किसके लिए हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ये ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, C का Q अपॉन M डेल्टा T, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। मोलर वाला नहीं, मोलर वाला भी सेम होगा, ठीक है, यहाँ पर N आ जाएगा, उससे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q सप्लाई क्या होता है, Q कांस्टेंट होता है, Q कांस्टेंट मतलब Q क्या होता है, 0, हीट एक्सचेंज 0 होता है, हीट एक्सचेंज 0 होता है। हीट हम लोग जो है एक्सचेंज ही नहीं कर रहे हैं, मतलब ये वाला टर्म क्या हो गया, 0, ये वाला टर्म अगर 0 हो गया तो C भी क्या आ गया, 0 हो गया। इसीलिए बोल रहे थे इसका जो वैल्यू होता है 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हमारा जो है हो सकता है, ठीक है। उसी तरह अगर आ जाएगा मतलब आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, CP, और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम लोग लिखेंगे स्पेसिफिक कैपेसिटी को CV। ये तो होता है कांस्टेंट, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे, आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे, तो CP इसको लिखते हैं, इसको CV लिखते हैं, ठीक है। इसको करेंगे नोट, और उसके बाद हम लोग जो है इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, जहाँ से कहानी हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ये है कैपिटल CP, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये 1 ग्राम के लिए डिफाइन होता है, ये 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। इसीलिए कैपिटल CP या CMP बराबर M टाइम्स ऑफ CP, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये 1 ग्राम के लिए है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 1 मोल के लिए हो जाएगा, ये तो 1 मोल के लिए पहले से है। मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 मोल के लिए हो जाएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 मोल के लिए हो जाएगा, ये तो 1 मोल के लिए पहले से है। ये है 1 ग्राम के लिए, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल के लिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप। चलिए ठीक है, एक फ्लो में वीडियो देखिए, आराम से सारा कुछ समझ में आपको आ जाएगा। अभी हम लोग जो है पहले
क्या करेंगे, अभी सीपी सीवी में रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वर्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, गामा का जो है डेरिवेशन करेंगे, गामा क्या होता है वो बताएंगे आपको। चलिए, सीपी और सीवी में रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी बराबर हमारे पास क्या होता है आर। इसको हम लोग बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन। ठीक है, एग्जाम में तो नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी याद रखेंगे, मेयर्स रिलेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। सीपी माइनस सीवी बराबर क्या होता है हमारा आर हो जाता है। सीपी माइनस सीवी बराबर क्या होता है आर होता है। ठीक है, इसको नोट करेंगे। ये सीपी माइनस सीवी क्या है, ये सीपीएम सीबीएम है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है सीपीएम सीबीएम है। ये क्या है सीपीएम सीबीएम, इसको लिख दे, समझ जाएंगे आप लोग। ये हमारा है सीपीएम, ये है सीवीएम, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर, मोलर वाला है ये। इसका वैल्यू हमारा क्या होता है आर होता है। और आपको अभी पता है, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि यहाँ पर ये जो है सीपीएम या एमपी, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है। सीपीएम जो होता है ये एम टाइम्स होता है सीपी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये सीवीएम जो होता है ये भी होता है एम टाइम्स ऑफ सीवी। देखिए यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, इसको पुट कीजिए, दूसरा रिलेशन भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम के लिए भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एम टाइम्स ऑफ सीपी माइनस एम टाइम्स ऑफ सीवी बराबर आर। यहाँ से एम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन एम। ठीक है, ये रिलेशन भी आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे। ठीक है, बस ये याद रखेंगे यहाँ से, ये मतलब ये तो याद रहेगा आपको। देखिए ये है 1 ग्राम के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मोल के लिए, ये 1 ग्राम के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मोल के लिए, और वहाँ से ये रिलेशन आप लोग जो है ड्राइव कर लेंगे। ये जो है मेयर्स रिलेशन सीपी माइनस सीवी ये मोलर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर आपको दे दिया है क्वेश्चन, पूछ दिया सपोज छोटा सा क्वेश्चन बोल दिया सीपी माइनस सीवी आपको निकालना है, सीपी माइनस सीवी आपको निकालना है। ठीक है, ये सीपी माइनस सीवी ये वाला है, ये वाला सीपी माइनस सीवी निकालना है आपको। ठीक है, किसके लिए, O2 मॉलिक्यूल के लिए, O2 मॉलिक्यूल के लिए आपके पास ऑप्शन है R/16, आपके पास ऑप्शन है R/32, आपके पास ऑप्शन है 16R, आपके पास ऑप्शन है 32R। कैसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि सीपी माइनस सीबी कौन सा वाला है, तो या तो आपको ऐसे इंडिकेट करके दे दिया रहेगा। ठीक है, सीपीएम सीबीएम दे दिया रहेगा। ठीक है, या तो आपको जो है देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा है आर, सीपी माइनस सीबी बराबर आर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ही ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे सीपी माइनस सीबी ये जो है ये वाला पूछा है, तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग क्या करेंगे लगा देंगे, सीपी माइनस सीबी, वहाँ से सीपी माइनस सीबी बराबर आर बाय क्या हो जाता है एम मोलर मास, तो हो जाएगा सीपी माइनस सीबी बराबर आर अपन O2 का मोलर मास कितना होता है 16 टू जा 32, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा R/32। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे R/32, तो ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको दिया रहेगा तो इस तरह इसका भी रिलेशन निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। ठीक है, मेनली हमको जो है अब हम सीपी माइनस सीबी लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम मोलर वाला लिख रहे हैं। ठीक है, अभी से अब जो हम सीपीएम सीबीएम यूज़ करेंगे, ये सीपीएम सीबीएम नहीं लिखेंगे बार बार, यहाँ पर जो है आप समझ जाएंगे ये सीपी माइनस सीबी जो है ये मोलर वाला हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यही वाला हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसको नोट करेंगे। चलिए, ये छोटा सा चीज़ मैंने आपको यहाँ पर जो है बता दिया। चलिए, यहाँ पर जो है सीपी और सीबी में रिलेशन तो हम लोग पढ़ लिए हैं। सीपी और सीबी में सीपी माइनस सीबी बराबर हमारा आर होता है। ठीक है, ये तो रिलेशन हमको पता चल गया। अब सीपी सीबी निकालेंगे कैसे, सीपी सीबी हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा आपका फॉर्मूला याद रखेंगे, सीपी सीबी का फॉर्मूला होता है
ये मोलर वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। तो Cv का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है F/2R। यहाँ से कहानी अब स्टार्ट होगा। और Cp का फार्मूला होता है F/2 + 1 × R, ठीक है। ये Cv का फार्मूला होता है, ये Cp का फार्मूला होता है। F अगर आपको बता देंगे, R तो पता है गैस कांस्टेंट, R तो पता है गैस कांस्टेंट, अगर F आपको बता देंगे तो Cp Cv आप आराम से निकाल लेंगे। अगर आपको F बता देंगे तो Cp Cv आप आराम से निकाल लेंगे। तो सर ये F क्या होता है? तो बच्चा ये जो F हमने लिखा है ये F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आप लोग फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो अभी सारा डिटेल में हम जो है आपको बताने वाले हैं। एफ का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कोई भी गैस मॉलिक्यूल, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो हम आपको बता दिए हैं कि हम लोग गैस के बारे में ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। गैस पे हम गैस का ही वर्क निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, एंट्रोपी निकालेंगे, ठीक है। तो और फर्स्ट लॉ तक तो हम लोग कंप्लीटली गैस के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कोई भी गैस मॉलिक्यूल कितने तरह का मोशन जो है कर सकता है, ठीक है। कोई भी गैस मॉलिक्यूल कितने तरह का मोशन वो जो है कर सकता है, कितने डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली मोशन कर सकता है, इंडिपेंडेंटली मोशन कर सकता है कितने डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग जो है मेनली 3 तरह का होता है। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मतलब एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में मोशन, ठीक है। इसको होता है ट्रांसलेशन मोशन। उसके बाद हमारा एक होता है वाइब्रेशनल, जिसको हम लोग जो है वाइब्रेशनल वाला हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और हम लोग का एक होता है ट्रांसलेशनल, एक होता है वाइब्रेशनल, एक होता है रोटेशनल। तो रोटेशनल और मतलब ट्रांसलेशन हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कितने डायरेक्शन में कितने तरह से इंडिपेंडेंटली मोशन कर सकता है कोई भी गैस मॉलिक्यूल। तो कौन कौन सा मोशन होता है? एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन होता है, एक होता है रोटेशनल मोशन और एक होता है वाइब्रेशनल मोशन। तो इसको हम लोग जो है कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से सीपीसी भी कैलकुलेट करेंगे और उसी के हिसाब से गामा भी कैलकुलेट करेंगे, जो कि गामा हमारा होता है CP/CV, ठीक है। CP/CV को हम लोग क्या बोलते हैं? गामा। CP/CV को हम लोग क्या बोलते हैं? गामा, ठीक है। अगर एक बार CP और CV हमारा एक, देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दिया आपको, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको बता देंगे, देखिए ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन बता देंगे कितने डायरेक्शन में है, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का ही मतलब होता है कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में कोई भी गैस मॉलिक्यूल मोशन कर रहा है। तो आपको अगर ये बता देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगा तो CPC भी निकल जाएगा, और CPC भी निकल जाएगा तो गामा निकल जाएगा। गामा का मतलब CP/CV, इसको पॉइजन रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको करेंगे नोट, उसके बाद बड़ा सा चार्ट बनाते हैं और सबका जो हम लोग जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, CP/CV और गामा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए फटाक से इसको नोट करेंगे। चलिए ठीक है। यहां पर लिखेंगे गैस, मोनोटॉमिक गैस है कि डायटोमिक गैस है कि ट्राइटोमिक गैस है, ठीक है, या पॉलीएटोमिक है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे CV। अच्छा यहां पर तो पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना पड़ेगा F। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? F, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे CV, यहाँ पे लिखेंगे CP और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे गामा, ठीक है। और गामा बराबर क्या होता है हमारा? सबका फॉर्मूला आपको पता है। गामा बराबर हमारा हो जाता है CP/CV, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसका होता है F/2 + 1 × R, और ये क्या होता है? F/2 R, ठीक है। चलिए तो सारा हम लोग जो है अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहला जो हम लोग लेंगे वो लेंगे मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ठीक है।
ये सब जो है मोनोएटॉमिक गैस हमारा होता है, ठीक है। और ये कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में मोशन कर पाएगा उस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। ये मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए आपको जो है ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। इसको समझाने के लिए भाई मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी देखिए मान लेते हैं ये एक एटम है, ठीक है। ये हमारे पास एक एटम है। देखिए एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। ये विक्स का एक डब्बा है, इसको मान लेते हैं। देखिए ये स्फेरिकल, ये एटम है, ठीक है। तो ये कितने डायरेक्शन में जो है इंडिपेंडेंटली मोशन करेगा उसी को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। और एक बार डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया तो सी भी मिल जाएगा, सी पी मिल जाएगा, गामा मिल जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए ये सब कभी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको एडियाबैटिक वर्क तब तक कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे जब तक आपको गामा पता नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। देखिए ये एक एटम है, ये देखिए हीलियम नियॉन आर्गन क्या होता है, ये मतलब किसी से केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, मोनोएटॉमिक होता है, ठीक है। एक ही एटम है, देखिए ये एक एटम है। ये कितने, सबसे पहले देखते हैं ट्रांसलेशन मोशन। इसका क्या, ट्रांसलेशन मोशन। तो सबसे पहले देखिए एक्स डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में 3 एक्सिस यहाँ पर बना दे। देखिए ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये क्या कर सकता है, देखिए तो ये एक्स एक्सिस से मोशन कर सकता है, ये वाई एक्सिस से मोशन कर सकता है ऊपर नीचे, और ये जेड एक्सिस से मोशन कर सकता है। तो कितनी डायरेक्शन में मोशन कर पाया, ट्रांसलेशन मोशन 3 डायरेक्शन में। देखिए एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में दिख रहा है, और ये जेड एक्सिस में। देखिए एक्स, वाई और जेड दिख रहा है। तो ये तीनों डायरेक्शन में क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली मोशन कर सकता है। तो क्या कितना हो गया ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना हो गया 3। ये हो गया 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस वाइब्रेशन को हमको लेना नहीं है, रोटेशन को लेना है। देखिए तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 0 होगा, इसलिए 0 होगा क्योंकि हम लोग बॉन्ड के रोटेशन के बारे में बात करते हैं। और आपको पता है कि हीलियम नियॉन आर्गन ये जो मोनोएटॉमिक होता है, ये तो क्या होता है, सिंगल एटम है, किसी से बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है बॉन्ड के रोटेशन के बारे में यहाँ पर जो है बात करते हैं। तो 0 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला ये तो था मोनोएटॉमिक के लिए। अब अगला हम लोग बात करते हैं डायटोमिक के लिए। दूसरा बात करते हैं डायटोमिक के लिए। डायटोमिक गैस जैसे H2, Cl2, ठीक है। उसके बाद जितना भी डायटोमिक गैस है, जैसे मान लेते हैं I2, ठीक है। सारा डायटोमिक गैस जैसे HF मान लीजिए, डिफरेंट एटम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सेम ही एटम होगा, डिफरेंट एटम भी हो सकता है, ठीक है। डायटोमिक गैस कैसे आपको समझाएं, 1 मिनट। देखिए डायटोमिक गैस मतलब यहाँ पर देखिए बॉन्ड भी होगा, यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड होगा। देखिए H और H के बीच में बॉन्ड होगा ना, ऐसे बॉन्ड होगा। तो मान लेते हैं इस तरह से, इस तरीके से मान लेते हैं। देखिए ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये बीच में बॉन्ड है इसका। ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है ये मार्कर का, ये क्या है, बॉन्ड है। और ये एक एटम है, ये 2 एटम है, मतलब ठीक है। डायटोमिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए ये कैसे कैसे मोशन कर सकता है। तो पहले ट्रांसलेशनल मोशन देखते हैं, मतलब ट्रांसलेशन मोशन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस में मोशन कर सकता है, ये वाई एक्सिस में मोशन कर सकता है, दिख रहा है क्या, ये वाई एक्सिस से मोशन कर सकता है, और ये जेड एक्सिस से मोशन कर सकता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस से मोशन कर सकता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशन। देखिए रोटेशन हम क्या बताए थे, बॉन्ड के रोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसे कैसे ये रोटेट कर सकता है, देखिए एक्स एक्सिस में ये रोटेट करेगा। लेकिन देखिए एक्स एक्सिस में जब ये रोटेट करेगा तो कोई चेंजेज आपको नहीं दिखेगा उतना ज़्यादा, ठीक है, लगेगा ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, आगे आ रहा है पीछे आ रहा है, क्योंकि इस तरह तो एटम में नहीं होगा। एटम लेके अगर आप समझेंगे तो देखिए चारों साइड सेम होगा, तो आपको लगेगा कि ये मोशन ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये वाला जो है एक्स एक्सिस का रोटेशन हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। किसका रोटेशन लेंगे, वाई एक्सिस वाला रोटेशन। देखिए ये कैसे रोटेट कर सकता है, ऐसे ऐसे कर सकता है नहीं, वाई एक्सिस में देखिए ध्यान से, ठीक है। और एक इस तरह से कर सकता है, ध्यान से देखिए, इस तरह से रोटेट कर सकता है, और एक इस तरह से भी कर सकता है। तो ये वाला जो करेगा एक्स एक्सिस वाला, ये हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे लगेगा ये कांस्टेंट है, ये मोशन कर ही नहीं रहा है अपने एक्सिस पे जब करेगा, ठीक है। और इस तरह से करेगा एक मोशन, ठीक है, और एक इस तरह से करेगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका जो है होगा,
2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, समझ में आ रहा है तो अगला हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये डायटोमिक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ट्राइएटोमिक गैस। ठीक है, ट्राइएटोमिक में भी हम लोग बात करेंगे लीनियर, जिसका लीनियर ज्योमेट्री होगा, जैसे CO2 पता है कि लीनियर ज्योमेट्री, इस तरह का अगर मॉलिक्यूल रहेगा तो। अच्छा, CO2 कैसे रहता है? लीनियर इसी तरह रहेगा। CO2 कैसे रहेगा? इसी तरह रहेगा। ठीक है, इस तरह नहीं रहेगा CO2, देखिए ध्यान से, इस तरह CO2 रहेगा। तो CO2 जो रहेगा तो इसका भी तो सेम होगा कि नहीं होगा? देखिए इस तरह देखिए ना, यहाँ पर CO2 मतलब एक कार्बन मान लीजिए बीच में है, यहाँ पर तो नहीं दिखा सकते हैं, तो एक कार्बन बीच में है और ये ऑक्सीजन, एक कार्बन बीच में है, ये ऑक्सीजन, एक कार्बन बीच में है, एक ये ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए ये भी एक एक्सिस रोटेशन मोशन देखेंगे, ट्रांसलेशन तो वही होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ऐसे देखिए ध्यान से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ट्रांसलेशन तो 3 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 ट्रांसलेशनल होगा और इसमें भी 2 ही रोटेशनल होगा। इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा। देखिए इस तरह से मोशन अगर करेगा, बीच वाले कार्बन को पकड़ लिए हैं, इसको मोशन करवा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगेगा कि मोशन ही नहीं कर रहा है। क्या लगेगा? कि मोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, और एक इस तरह से मोशन करेगा और एक इस तरह से मोशन करेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक इस तरह से मोशन करेगा, तो यहाँ पर भी 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर 4 में ट्राइएटोमिक का, जो लीनियर नहीं होगा। नॉन लीनियर के बारे में, जैसे SO2, ठीक है, O3, ये सब क्या होता है? नॉन लीनियर होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर तो 3 ट्रांसलेशनल होगा तय है, और यहाँ पर 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है, यहाँ पर टोटल 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से मान लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, इस तरह से मान लेते हैं। देखिए ये इस तरह से है। ठीक है, देखिए ये भी शेप इस तरह से है। ठीक है, तो देखिए ये 3 तरह रोटेशनल मोशन तो करेगा ही, एक्स एक्सिस में, ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, मतलब माने तो ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो 3 तरह का मोशन तो ये आसानी से कर लेगा। देखिए ट्रांसलेशनल मोशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो 3 ट्रांसलेशन हो गया। रोटेशनल, देखिए रोटेशनल क्या होगा? रोटेशनल भी कितना होगा? 3 होगा। कैसे? सबसे पहले देखिए ये क्या करेगा? ये इस तरह से मोशन करेगा, देखिए इस तरह से ये एक मोशन हो गया। ठीक है, एक इस तरह से मोशन करेगा, अपने एक्सिस पे भी ऐसे भी घूमेगा, ये उल्टा। ठीक है, ये तीनों तरह का मोशन जो है कर सकता है। ठीक है, एक तो शुरू वाला दिखाई, ये वाला, 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट आपको दिखाते हैं। देखिए एक तो अपने एक्सिस पे रहेगा और इस तरह से घूमेगा, इस तरह के तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और एक इस तरीके से, इस तरीके से, और एक इस तरीके से, इस तरीके से अपने एक्सिस पे। ठीक है, तो ये तीनों रोटेशनल मोशन जो है ये कर सकता है। देखिए नीचे में दिख रहा है क्या? कर तो नहीं रहा है, चलिए दिख रहा है। अब हम लोग जो है यहाँ पर जो है हम लोग CB जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है CB हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। CB का फॉर्मूला क्या होता है? F/2R, F/2R। CB का फॉर्मूला F/2R, F/2R होता था फॉर्मूला CB। तो क्या हो जाएगा? F हमारा है कितना? F है 3, तो हो जाएगा 3/2R। यह है 5, तो हो जाएगा 5/2R। ये है 5, तो ये भी हो जाएगा 5/2R। ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6/2R, मतलब 3। ठीक है, ये क्या होता है? F/2 + 1, F/2 + 1 × R। तो F/2 मतलब 3/2 + 1, 3/2 + 1 × R, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2R।
ये कितना हो जाएगा 5/2 + 1 × r। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/2 r। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 7/2 r। ये कितना हो जाएगा, ये 3r + 1, ये कितना हो जाएगा 4r डायरेक्ट। ये कितना हो जाएगा 4r डायरेक्ट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3r होगा ना, अब 1 जोड़ेंगे तो ये 4r हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, गामा निकाल सकते हैं CP/CV। गामा निकाल सकते हैं CP/CV। CP कितना है, यहाँ पर है 5/2 r अपॉन ये कितना है 3/2 r। देखिए r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 5/3। 5/3 यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 7/2। 5/2 अपॉन 7/2, r तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/7। ठीक है, अच्छा 7/5 होगा ना। CP/CB है, क्या है CP/CB। CP/CB देखिए समझ रहे हैं, ये मैंने आपको काट के दिखा दिया यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा 7/2 अपॉन 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 7/5। ये हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा कितना 4/3r। ये भी हो जाएगा 7/5r। ये हो जाएगा 4/3r। ठीक है, 4/3 कितना होता है, ये हो जाएगा 1.33r। 7/5 करेंगे तो 1.4 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1.66, ये आ जाएगा 1.4, ये भी आ जाएगा 1.4r। तो गामा का वैल्यू देखेंगे तो मोनो एटॉमिक के लिए सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद डाई एटॉमिक और ये ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए दोनों सेम है, और उसके बाद किसके लिए होता है, उसके बाद हमारे पास होता है लास्ट में ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग ट्रांसलेशनल और रोटेशनल लेते हैं। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलिए इसको करेंगे नोट, उसके बाद हम लोग जो है वर्क कैलकुलेट करेंगे अब। ठीक है, चलिए देखिए गामा निकालने का एक और आपको जो है मैं फार्मूला बताता हूँ, आप लोग निकाल सकते हैं। ये तो CP/CB के टर्म्स में गामा निकाले हैं, CP/CB के टर्म्स में गामा को कैलकुलेट किए हैं। अगर गामा का बात करेंगे मोनो एटॉमिक, ठीक है, कितना आया था 1.66 सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद गामा डाया एटॉमिक, या मतलब यही बराबर होता है किसके, गामा ट्राई एटॉमिक लीनियर। और वैल्यू कितना आया था 1.4, और उसके बाद होता है गामा ट्राई एटॉमिक या पॉलीएटॉमिक बोल सकते हैं, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। वैल्यू कितना था 1.33। तो ये हमारा जो होता है गामा का वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए गामा का वैल्यू एक तरह से आप और कैलकुलेट कर सकते हैं। गामा का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 + 2/f, 1 + 2/f। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है गामा कैलकुलेट करने का। यहाँ से आप डायरेक्ट गामा कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको CP/CB नहीं चाहिए, आपको बस डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। क्या चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा कैलकुलेट करके दिखाते हैं। देखिए तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3 होता है। कितना होता है 3 होता है। निकालिए गामा। ठीक है, सिर्फ ट्रांसलेशनल होता है, 0 रोटेशनल होता है, क्योंकि बॉन्ड ही नहीं बना है। बॉन्ड का रोटेशन के बारे में बात करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 + 2/3, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/3। ये तो गामा होता था, इसी को सॉल्व करेंगे तो 1.66। उसी तरह अगर डायटोमिक के लिए निकालेंगे तो
डायटोमिक के लिए एफ का वैल्यू कितना होता है 5, एफ का वैल्यू 5, तो गामा कितना हो जाएगा 1 + 2/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/5, इसी का वैल्यू कितना आता है 1.4, ठीक है। उसी तरह ट्राइएटोमिक के लिए निकालेंगे, ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर, ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर के लिए गामा का वैल्यू 3 ट्रांसलेशनल और +3 रोटेशनल, मतलब इसका वैल्यू कितना आता था 6। कैलकुलेट कर लीजिए, गामा का वैल्यू आ जाएगा 1 + 2/6, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8/6, इसी को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4/3, यही हो जाता है 1.33, ठीक है। तो देखिए 1.66 मोनोएटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए 1.4 और ट्राइएटोमिक लीनियर के लिए भी 1.4 और ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर के लिए 1.33। तो इस तरह से भी आप गामा का वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 + 2/f, एफ हमारा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग जो है, इतना सीखने के बाद अब हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं रिवर्सिबल वर्क फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। इतना करने के बाद हम लोग वर्क डन अब हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का। चलिए इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग जो है वर्क डन कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए वीडियो तो लंबा हो चुका है और एक्सपेक्टेड था कि लंबा होगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट एक में ही बताना है आपको। एक ही वीडियो देख के बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर आप पूरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं, पूरा लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, तो आप पहले से पढ़े भी हैं तब भी आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हम लोग जो है वर्क कैलकुलेट करने वाले हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क, रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क के बारे में हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए करते हैं चर्चा। ये एक कंटेनर है, आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में ये एडियाबैटिक वाल होता है, ठीक है। ये एक कंटेनर है जिसमें आइडियल गैस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है सर? आइडियल गैस भरा हुआ है। और ये यहाँ पर जो है पिस्टन लगा हुआ है आपका, ठीक है। ये आपका जो है पिस्टन लगा हुआ है। और ये कौन सा है? ये जो है एडियाबैटिक वाल है। इंसुलेटिंग मतलब हीट का एक्सचेंज यहाँ पर जो है 0 है। फिर यहाँ पर Q एक्सचेंज 0 है, ठीक है। यहाँ पर Q का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ना हीट हम दे रहे हैं ना हीट अंदर से ले रहे हैं, ठीक है। तो एडियाबैटिक वर्क का मतलब ही होता है, क्या होता है? Q क्या होता है? 0। Q हमारा क्या होता है? 0, ठीक है। तो Q के स्मॉल q से भी लिखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। कैपिटल स्मॉल दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो एडियाबैटिक वर्क में Q हमारा क्या होता है? 0 होता है। मतलब हम सिस्टम को हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं उसको वर्क करने के लिए। तो अगर हम सिस्टम को हीट नहीं दे रहे हैं तो ये वर्क कैसे कर रहा है? तो ये जो बच्चा वर्क कर रहा है ये अपने इंटरनल एनर्जी को यूज़ करके वर्क कर रहा है। ये अपने इंटरनल एनर्जी को यूज़ करके वर्क कर रहा है। कैसे कैसे समझेंगे इसको? सपोज आपको अगर खाना नहीं दिया जाए, ठीक है, और अगर आपको बोला जाए कि काम कीजिए आप, ठीक है। आप सपोज जैसे कोई फास्टिंग करता है, नहीं फास्टिंग करते हैं हम लोग भी, तो फास्टिंग जैसे करते हैं तो पूरा दिन खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, पानी भी नहीं पीते हैं, ठीक है। तो पूरा दिन खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, फिर भी हम अपना काम करते रहते हैं। जो हमारा जो टीचर है वो पढ़ाता होगा, जो स्टूडेंट है वो पढ़ता होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब काम करना छोड़ देते हैं, काम तो फिर भी करते हैं। तो कैसे करते हैं? एनर्जी तो नहीं आ रहा है बाहर से, खाना खाएंगे तब ना एनर्जी आएगा। तो भर दिन तो खाना नहीं खाए हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तो एनर्जी जो कहाँ से आ रहा है वर्क करने के लिए? तो वो जो इंटरनल एनर्जी जो पहले से हमारे शरीर में एनर्जी स्टोर है, जो पहले हमने खाना खाया था उसके कारण जो एनर्जी स्टोर हुआ था, उसको यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे? वर्क करेंगे।
उसी तरह यहाँ पर देखिए बाहर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये सिस्टम जो वर्क करेगा वो अपने इंटरनल एनर्जी को यूज करके वर्क करेगा। ठीक है, वर्क इज डन बाय यूजिंग इंटरनल एनर्जी। क्यों इंटरनल एनर्जी? क्योंकि सर क्यू जीरो है, ना हीट हम दे रहे हैं ना हीट ले रहे हैं। हीट देंगे तब ना, हीट देंगे तो वर्क हो जाएगा। खाना खाएंगे तब ना, वो खाना को यूज करके हम लोग वर्क करेंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे फिर से। तो खाना तो हम खा नहीं रहे हैं, फिर भी हम वर्क कर रहे हैं, मतलब अपना इंटरनल एनर्जी जो हमारे अंदर का एनर्जी स्टोर हुआ था पहले से, उसको यूज करके वर्क कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो वर्क जो यहाँ पर हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी को यूज करके वर्क हो रहा है। यही बात क्लियर है? ठीक है, और आपको वर्क का फॉर्मूला तो पता ही है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, और हम लोग कौन सा वर्क निकाल रहे हैं, रिवर्सिबल वर्क निकाल रहे हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी या डीवी। ठीक है, स्मॉल चेंज के लिए डीवी, और V1 से V2 तक क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यही हमारा रिवर्सिबल वर्क होता है। ये क्या होता है, रिवर्सिबल वर्क होता है हमारा। ठीक है, और वर्क कैसे हो रहा है, इंटरनल एनर्जी को यूज करके यहाँ पर हमारा जो है वर्क हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है याद कीजिए, हम लोग बॉयल्स लॉ यूज करते थे। कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ यूज करते थे कब, आइसोथर्मल प्रोसेस में। कैसे? आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग बॉयल्स लॉ यूज करते थे। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये यूज करते थे। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और P1 V1 बराबर लिखते थे P2 V2। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, बॉयल्स लॉ यूज करते थे कब, आइसोथर्मल प्रोसेस में। और आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क निकालने के बाद मैंने आपको बताया था P1 V1 P2 V2 पुट किए थे वहाँ पे NRT के जगह पे। ठीक है, तो वहाँ पर जो है बॉयल्स लॉ यूज करते थे, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। उसी तरह एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ध्यान से देखेंगे, उसी तरह एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग यूज करेंगे पॉइजन्स रेशियो। क्या लिखेंगे, पॉइजन्स रेशियो या पॉइजन्स रिलेशन। ठीक है, उसको पॉइजन्स रेशियो बोलते थे, गामा को CP/CB, उसको पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पॉइजन्स रिलेशन। ठीक है, जिस तरह आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग बॉयल्स लॉ यूज करते हैं, उसी तरह एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं पॉइजन्स रिलेशन। क्या यूज करते हैं, पॉइजन्स रिलेशन। इसीलिए यहाँ पर जो है मैंने बॉयल्स लॉ लिखा है, आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, जिस तरह हम लोग बॉयल्स लॉ यूज करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, उसी तरह हम लोग यूज करते हैं पॉइजन्स रिलेशन। किसका रिलेशन, पॉइजन्स रिलेशन। पॉइजन्स रिलेशन क्या होता है, P1 या सिंपल अगर बात करेंगे PV टू द पावर गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट। PV टू द पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। या इसी को लिख सकते हैं P1 V1 का पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या इसको हम जो है K लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह वहां पर क्या हम लोग यूज करते थे, जिस तरह वहां पर बॉयल्स लॉ यूज करते थे, उसी तरह यहां पर हम लोग यूज करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में पॉइजन्स रिलेशन, जो कि होता है PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसको जो है आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, जल्दी फटाक से, PV टू द पावर गामा क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा पॉइजन्स रिलेशन। ठीक है, और वर्क क्या होता है इसमें, इंटरनल एनर्जी को यूज करके हमारा क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, चलिए, और वर्क का हमको फॉर्मूला पता है सर, वर्क का फॉर्मूला हमको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, यहाँ से देखिए मैं रिलेशन यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, K/V का पावर गामा। ठीक है, P एक्सटर्नल किसी प्रेशर को मान लीजिए, या तो आप P1 को मान लीजिए या तो P2 को मान लीजिए। ठीक है, P1 और P2 को हम क्या मान लेते हैं, P एक्सटर्नल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो K/ क्या हो जाएगा, V पावर गामा। ये कांस्टेंट बीच से हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो है
यहाँ से अगर इसको रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कांस्टेंट, और यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, पी एक्सटर्नल बराबर के अपन वी पावर गामा। यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, इसी को पी एक्सटर्नल मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी का पावर क्या हो जाएगा गामा, के अपन वी पावर गामा, और पी एक्सटर्नल की जगह पे ये पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ V1 से V2 और हो जाएगा के अपॉन V का पावर गामा। के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पर जो है dV, स्मॉल चेंज के लिए क्या लिखते हैं, dV, ये क्या आ जाएगा dV। कोई दिक्कत नहीं है सर। जिस तरह हम लोग वहाँ पर बॉयल्स लॉ यूज़ करते थे आइसोथर्मल प्रोसेस में, यहाँ पर पॉइजन रिलेशन यूज़ करते हैं। Pv टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, P1 V1 पावर गामा बराबर होता है P2 V2 पावर गामा बराबर कांस्टेंट, और यहाँ से हम किसी को P एक्सटर्नल मान लिए तो P एक्सटर्नल बराबर P अपन के अपन क्या आ जाएगा, के अपन V की पावर गामा हो जाएगा। गामा आपको पता है पॉइजन रेशियो Cp अपन Cv, ठीक है, निकालने का फार्मूला होता है Cp अपन Cv या 1+2/f, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो इस तरह से इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन से, तो बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन V1 से V2, और यहाँ पर हो जाएगा dV अपॉन V का पावर गामा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के इंटीग्रेशन V1 से V2, और देखिए तो V का पावर गामा है, ऊपर आएगा तो V का पावर क्या आ जाएगा, माइनस गामा और dV। अरे नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, इंडिसेस का नियम है, नीचे जो पावर आता है ऊपर जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए और ऊपर में लिखते हैं। थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, थोड़ा बड़ा नहीं मतलब 1-2 लाइन का और है। चलिए ये रिलेशन आपको पता चल गया। ये वाला स्टेप से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के, ध्यान से देखिए माइनस के, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, V का पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ये तो बेसिक इंटीग्रेशन आपको आता होगा। और ये क्या हो जाएगा, V2 से ये V1, ठीक है, ठीक है। V2 V1 फिर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा V2 का पावर माइनस गामा प्लस 1 और माइनस V1 का पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन, देखिए माइनस गामा प्लस 1 क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस गामा, अरे माइनस गामा को उस साइड लिख दिए, ठीक है, हो गया। के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। इसको तो ये भी तो लिख सकते हैं V2 का पावर माइनस गामा इंटू V2, ठीक है। देखिए ना प्लस में है तो पावर में क्या हो जाता है, यहाँ से देखिए इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई में पावर 8 हो जाएगा तो माइनस गामा प्लस 1 ही आ जाएगा। फिर माइनस देखिए V1 का पावर माइनस गामा इंटू V1 का पावर माइनस गामा इंटू V1, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है तो माइनस गामा प्लस 1 वही हो जाएगा, माइनस गामा प्लस 1, मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है 8 अपॉन 1 माइनस गामा। देखिए नीचे वाले को मिटा देते हैं, दिख रहा है क्या नीचे में क्लियर, मार्कर नहीं चल रहा है क्या, रुकिए दूसरा मार्कर लेते हैं, चलिए दिख रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, के को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा वो बाद में आ जाएगा, माइनस के है ना यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपका, ये पहले आ जाएगा के टाइम्स ऑफ माइनस पर रहने दीजिए, ठीक है, माइनस के को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर में, हो जाएगा के इंटू V का पावर माइनस गामा इंटू V2 माइनस के इंटू V1 का पावर माइनस गामा इंटू V1, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा, ठीक है। माइनस को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए तो क्या होता है, पॉइजन रिलेशन P1 V1 का पावर गामा इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो K का वैल्यू P1 V1 भी लिख सकते हैं और K का वैल्यू P2 V2 का पावर गामा भी लिख सकते हैं, P1 V1 का पावर गामा भी लिख सकते हैं और P2 V2 का पावर गामा भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। पुट कर दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर V2 है तो यहाँ पर P2 V2 पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस,
अच्छा चलिए माइनस को अंदर में दे देंगे तो गामा -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा, अभी ब्रैकेट नहीं देते हैं हम, देखिए ध्यान से, माइनस से यहाँ पर कर दिए तो 1 माइनस गामा -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए के का वैल्यू पुट करते हैं P2 V2, तो हो जाएगा P2 V2 का पावर गामा इंटू V2 का पावर माइनस गामा इंटू V2, ठीक है। P2 V2 और ये वाला देखिए के जगह पे पुट कर दिए P2 V2, ठीक है। और ये तो पहले से है माइनस, यहाँ पर देखिए के यहाँ पर V1 है तो यहाँ पर देखिए V1 वाला पुट करेंगे, P1 V1 इंटू V का पावर माइनस गामा इंटू V1, ठीक है। और नीचे में देखिए ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो गामा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ टर्म यहाँ पर जो है कैंसिल हो जाएगा, V का पावर गामा और V का पावर माइनस गामा कैंसिल हो गया, V1 का पावर गामा और V1 का पावर माइनस गामा कैंसिल हो गया, क्या बच गया P2 V2, क्या बच गया P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। यही हमारा क्या हो गया, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। यही हमारा है वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, नोट करेंगे इसको, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। यही हमारा क्या है, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये माइनस साइन आपको पता चला, ये माइनस साइन क्या किया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 माइनस गामा क्या हो जाता है, गामा -1, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए के को अंदर ले गए, के का वैल्यू जो है हम लोग P1 V1 भी रख सकते हैं, P2 V2 भी रख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए V2 था तो P2 V2 रख दिए, और यहाँ पर जो है V1 था तो P1 V1 रख दिए, तो माइनस गामा V का पावर माइनस गामा V1 का पावर माइनस गामा V1 का पावर गामा कैंसिल हो गया, V1 का पावर V2 पावर गामा V2 पावर माइनस गामा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो P2 V2 अपन P1 V1 अपन गामा -1 जो है हमारा जो है वर्क आ गया, इसको करेंगे नोट, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं क्या, आइडियल गैस का हम लोग वर्क निकालते हैं तो पी वी बराबर NRT होता है, तो डेल्टा पी वी बराबर क्या हो जाएगा, NR तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं क्या, NR डेल्टा टी अपॉन गामा -1, ये भी क्या हो जाएगा, वर्क एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क। इसी को अगर और अच्छे से लिखेंगे तो NR T2 - T1 अपॉन गामा -1, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस का, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का ये क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन, ठीक है। P बराबर NRT और डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा मतलब डेल्टा P बराबर NR डेल्टा T, यहाँ पर पुट कर दीजिए, डेल्टा T मतलब T2 - T1 गामा -1, ठीक है। गामा आपको पता है क्या होता है, गामा बराबर होता है CP/CV, ठीक है, CP/CV, यह होता है गामा बराबर 1 + 2/f, कैसे भी करके आप लोग गामा निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करेंगे, उसके बाद पॉइजन्स रिलेशन में थोड़ा जो आपको जो है और कुछ बताते हैं, जिससे आप जो है सवाल आसानी से बना लेंगे एग्जाम में। चलिए हो गया, देखिए ये तो वर्क कैलकुलेट इस तरह करेंगे, और कभी कभार क्या होता है आपको एग्जाम में जो है एकदम पॉइजन्स रेशियो पे क्वेश्चन रहता है, और वर्क निकालने में भी आपको पॉइजन्स रिलेशन है, रेशियो तो CP/CV हो गया, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, CP/CV = गामा। अब पॉइजन्स रिलेशन हो गया पॉइजन्स रिलेशन क्या है, PV का पावर गामा = कांस्टेंट, ठीक है। यही से हम 2-3 रिलेशन और ड्राइव कर सकते हैं। देखिए आपको जैसा कि पता है PV बराबर NRT होता है, PV बराबर NRT, ठीक है। यहाँ पर देखिए P का वैल्यू पुट कर दीजिए, P का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, क्या पुट कर सकते हैं, NRT/V, ठीक है। तो यहाँ पर T और V में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। देखिए P का वैल्यू पुट करते हैं, P का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं आइडियल गैस से
एन आर टी अपॉन वी, और यहाँ पर है वी का पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर एन आर टी को ऐसे ही रहने देते हैं, इनटू देखिए वी का पावर गामा, और नीचे में एक वी आएगा, क्या आएगा वी, नीचे में क्या आएगा वी, ये वाला वी बराबर कांस्टेंट। ठीक है, एन आर देखिए कांस्टेंट है, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, आर मतलब गैस कांस्टेंट, उस साइड लेके जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी इंटू वी का पावर गामा -1, ये ऊपर जाएगा तो गामा -1 हो जाएगा, वी का पावर 1 है यहाँ पे, ये बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये भी एक क्या आ गया, रिलेशन, सेकेंड रिलेशन आ गया पॉइजन का। पहला रिलेशन तो ये है हमारा, ये हमारा है पहला रिलेशन, ये हमारा है दूसरा रिलेशन। ठीक है, और रिलेशन आ सकता है कि यस, और रिलेशन भी आ सकता है। जैसे देखिए पी वी का पावर क्या है, गामा इक्वल टू क्या है हमारा, कांस्टेंट है। अब क्या कीजिए, यहाँ पर जो है पी का वैल्यू आप पुट कीजिए, इस बार वी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से वी बराबर आ जाएगा एन आर टी अपॉन पी। ठीक है, यहाँ पर क्या पुट किए थे, यहाँ पर जो है P का वैल्यू पुट किए थे एन आर टी अपन भी, इस बार V का वैल्यू पुट कर दीजिए एन आर टी अपन P यहाँ पर। ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशन याद रखेंगे, इसी से सारा ड्राइव हो जाएगा, एग्जाम में भी कर सकते हैं ड्राइव, आसान है। ठीक है, आइडियल गैस यूज करके, तो P को तो सेम रहने देंगे, इस बार V को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा एन आर टी अपॉन P, और टोटल का पावर कितना, गामा, क्योंकि इसका V का पावर क्या था, गामा, ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, P इंटू ये हो जाएगा एन आर टी का पावर क्या हो जाएगा, गामा अपॉन, देखिए P का पावर भी गामा होगा, इसको नीचे लिख देते हैं, P का पावर गामा जो है इसके नीचे लिख दिया, एन आर टी का पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन आर टी का पावर गामा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉन्स्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, इसके पावर में तो 1 है, तो ये हो जाएगा P का पावर 1 माइनस गामा आई टू, देखिए एन आर का पावर गामा, गामा क्या है, कॉन्स्टेंट है, एन आर भी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो दोनों कांस्टेंट उस साइड जाएगा, फिर से कांस्टेंट ही हो जाएगा, और टी का पावर यहाँ पर गामा बच जाएगा। देखिए ये दोनों कांस्टेंट है ना, उसके पावर गामा, टोटल वैल्यू भी कांस्टेंट, कुछ नंबर आएगा, इस साइड जाकर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट ही आएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा रिलेशन हो गया पॉइजन का। ठीक है, तो ये एक ही रिलेशन से मैंने ये रिलेशन भी ड्राइव कर दिया, ये रिलेशन भी ड्राइव कर दिया, तो आराम से जो है इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, इस पर एक क्वेश्चन भी करवाते हैं आप। हो गया, चलिए रिलेशन तीनों जो है इस तरह से आप लोग ड्राइव कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ड्राइव करना सिखा दिया, कभी भी आप लोग ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, एक चलिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारा थ्योरी हो गया। क्वेश्चन है और गैस expands adiabatically at constant, एडियाबेटिकली हो गया तो कांस्टेंट क्यू पे हो गया, और गैस एक्सपैंड एडियाबेटिकली एट कांस्टेंट प्रेशर, यस, सच दैट T is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पावर -1/2। फाइंड गामा, फाइंड गामा, आपको गामा निकालना है, गामा क्या करना है, निकालना है। मतलब क्या पूछ रहा है, T और V का रिलेशन आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, T और V का रिलेशन पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, हमको बस एक रिलेशन याद रखना है। देखिए एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, एक रिलेशन आपको बस याद रखना है। तो सर हमको पता है P1 V1 का पावर गामा या PV का पावर गामा क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट हमारे पास होता है। PV का पावर गामा क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है। यहाँ से टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेशन चाहिए तो वॉल्यूम को रहने दीजिए और प्रेशर को चेंज कीजिए। तो PV बराबर होता है nRT, देखिए सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा,
एन आर टी अपॉन वी पुट कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी। प्रेशर को ही क्यों चेंज किए, क्योंकि प्रेशर के जगह पर यहाँ पर टेम्परेचर चाहिए और वॉल्यूम तो यहाँ पर है ही, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा एन आर टी अपॉन वी इंटू वी का पावर गामा, ये वी का पावर गामा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा वी का पावर गामा, और देखिए ये वी एक नीचे में है तो -1 हो जाएगा, और एन आर टी उस साइड जाके कांस्टेंट हो जाएगा, और ये टी बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। वी का पावर गामा -1 इंटू टी बराबर कांस्टेंट, और यहाँ से देखिए तो क्या आ जाएगा टी बराबर क्या हो जाएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या दिया हुआ है वी का पावर -1/2। अब यहाँ से रिलेट करके बताइए कितना आंसर आएगा, कैलकुलेट कीजिए आप लोग फटाक से कैलकुलेट करेंगे जल्दी, इसको कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से रिलेशन इसको इक्वेट कीजिए, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह से 1/, अच्छा ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, नीचे आएगा तो प्लस आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टी वी का पावर 1/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इस तरह से था तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था, देखिए अब सेम हो गया, टी के जगह पे टी और वी का पावर यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर गामा -1 है, दोनों को रिलेट कर दीजिए तो हो जाएगा गामा -1 बराबर 1/2। गामा -1 बराबर टी के जगह पे टी है और गामा -1 के जगह पे 1/2 है, तो इसको रिलेट कर दीजिए तो गामा बराबर हो जाएगा 1/2 + 1, ये कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 1.5, गामा का वैल्यू कितना आ गया 1.5, ठीक है। नोट करेंगे, ये क्वेश्चन कराने का मेन उद्देश्य था, मैं आपको डेरिवेशन फिर से करा के दिखाना चाहता था, ठीक है। तो पी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये मेन रिलेशन है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या लेना था, टी और वी में रिलेशन चाहिए था, तो पी को मैंने रिप्लेस कर दिया, तो पी को बराबर लिख दिया एन आर टी अपॉन वी, तो हो गया एन आर टी अपॉन वी, वी का पावर क्या हो गया ये 1 है, ऊपर जाएगा तो गामा -1 इंटू टी बराबर कांस्टेंट, और इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो 1 अपॉन वी पावर 1/2 हो जाएगा, इससे आएगा तो टी इंटू वी पावर 1/2, देखिए दोनों सेम हो रहा है, अब ये और ये देखने में सेम लग रहा है, और दोनों क्या किए इक्वेट कर दिए 1/2 बराबर गामा -1, ठीक है, और वैल्यू कितना आ गया 1.5। इसको करेंगे नोट, एक क्वेश्चन और करवाते हैं, उसके बाद जो है वीडियो को ख़त्म करेंगे। एक आपको क्वेश्चन जो है करवा देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का, ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आपको बता शुरू में ही बता दिए थे, आज हम लोग थ्योरी जो है ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन फर्स्ट लॉ में आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो होगा फर्स्ट लॉ का, उसमें आपको जो है बहुत सारा क्वेश्चन उसमें जो है करवाएंगे। एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, दिया हुआ है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस डायटोमिक प्रेजेंट इन एन इंसुलेटेड कंटेनर, ठीक है। एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है, इंसुलेटेड है, मतलब हीट एक्सचेंज यहाँ पर नहीं हो रहा है, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस का जो है बात हो रहा है। यहाँ पे कितना मोल है, आइडियल गैस है कितना है 2 मोल है, कितना है 2 मोल, ठीक है। और क्या है डायटोमिक है, क्या है डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गामा निकालने के लिए बोला है आपको, डायटोमिक इसलिए दिया है क्योंकि आपको गामा निकाल पाए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, कंटेनर इंसुलेटेड कंटेनर एंड टेम्परेचर ऑफ गैस इज चेंज्ड फ्रॉम 300 टू 500 केल्विन, मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन से 500 केल्विन तक चेंज हो रहा है, 500 केल्विन तक चेंज हो रहा है। तो आपको जो है वर्क पूछा है, क्या पूछा है वर्क, एडियाबैटिक वर्क पूछा है, कैसे निकालेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टेम्परेचर के टर्म्स में दिया हुआ है, तो पहले तो हमारा होता है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1, और टेम्परेचर के टर्म्स में होता है तो वर्क बराबर NR, और यहाँ पर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन गामा -1, यही होता है हमारा, ठीक है। पहले आप गामा निकाल के बताइए, अभी आपको गामा निकालना सिखाए, कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, या तो CP/CP लगा लीजिए, या तो सबसे आसान होगा 1 + 2/F, 1 + 2/F। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है डायटोमिक के लिए 5 होता है, निकालिए जल्दी फटाक से, सॉल्व कीजिए, सॉल्व जब तक नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, सॉल्व कीजिए फटाक से, ठीक है, सॉल्व कीजिए फटाक से इसको। तो क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम
तो गामा का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 1+2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5 होता है, तो ये हो जाएगा गामा बराबर 7/5। तो 7/5 आ गया। एन का वैल्यू आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स 2 दिया है, और आर का वैल्यू 2 लेते हैं क्योंकि कैलोरी में निकाल लेते हैं आंसर, जूल में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब 4.1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा जूल में भी। तो T2 - T1 कितना है 500 - 300 अपॉन गामा -1 7/5 - 1 7/5 - 1 सॉल्व कीजिए इसको, तो ये हमारा आ जाएगा, और यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 4, तो ये हो जाएगा 800, ठीक है। 2 और यहाँ से 4 और यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 ऊपर जाएगा तो 4000 अपॉन नीचे में 2, तो ये कितना हो जाएगा 2000 कैलोरी, ठीक है। आर का वैल्यू कैलोरी में ले लिए, ठीक है। आर का वैल्यू गैस कांस्टेंट होता है 2 कैलोरी, ठीक है। जूल में भी ले सकते हैं, जूल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8.3 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। इसको नोट करेंगे। और क्वेश्चन करना है क्या, ठीक है। और क्वेश्चन जो है आपको हम करवा देंगे जब हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वर्क का फार्मूला हो गया एडियाबैटिक के लिए, और वर्क रिवर्सिबल वर्क का फार्मूला आइसोथर्मल के लिए क्या होता है -nRT ln V2/V1, ठीक है। और अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो -2.303 nRT log V2/V1 या प्रेशर के टर्म्स में P1/P2 हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और बहुत कुछ आप लोग सीखे होंगे। बहुत सारा डिटेल में जो है एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास था। तो अगर अभी तक आप लोग देख रहे हैं मतलब आप अच्छे स्टूडेंट हैं और बहुत कुछ आप लोग सीखे होंगे, और इसी तरह पढ़ते रहिए। थैंक यू।